तो दोस्तों आज हम 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि कई सारी खबर आ रही हैं कि ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था तो इसका पेपर लीक हो चुका है। तो वास्तव में यह पेपर लीक हो चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि पेपर कैसे कैसे लोगों को पहले से ही जानकारी मिल गई थी कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। ओके दोस्तों, हालांकि गवर्नमेंट ने तत्काल इसके लिए एक समिति की गठित की है और वह जांच करेगी कि वास्तव में यह पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का। तो आप भी अपने यहाँ पेपर को आप मैच करा सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन अटेंड किया है और कितना उसमें राइट क्वेश्चंस आपने किया है। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि आप कितने मार्क्स यहाँ से गेन किया है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ में से किस देश के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये हमने ऑलरेडी अपने क्लास में यहाँ बच्चों को डिस्कस किया हुआ है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह ऑस्ट्रेलिया में, ये विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों कौन थे वह? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है। तो दोस्तों किसके द्वारा की गई है? तो वह ऑप्शन नंबर बी हरिसेन के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा चिल्का झील। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर किया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, 7 रंगों से मिलकर, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है दोस्तों। तो ये भी एक मैपिंग का क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी करवा चुका है क्लास में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी होगा पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है दोस्तों। तो सोनपुर मेला, पशु मेला जो लगता है हर साल आयोजित होता है तो वह बिहार राज्य में आयोजित होता है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे हैं और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हैं जीएस के। ओके, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है तो पूछा है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ओके, तो जिनका ये पेपर है तो उन्होंने काफ़ी सही आंसर दिया है यहाँ पे कि बैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह सर्कल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो अवस्थित है आपका, तो कहाँ पे है? तो यह छत्तीसगढ़ में हो। ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़ में बैलाडिला की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा है कि कुमार संभोम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि कुमार जो संभोम है वह ऑप्शन नंबर ए महाकवि कालिदास की रचना है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व पुस्तक दिवस जो मनाया जाता है तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो वह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है। ठीक है, जिसे कुल्ह कहा जाता है। तो ये कहाँ का है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वह शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, वह अर्बनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है
पूछा है कि नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है दोस्तों। तो यह कहाँ पर है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है दोस्तों। तो यह कहाँ पे है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने WHO के बारे में अपनी क्लास में आपके सामने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं हम सभी के बारे में अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है बच्चों से। तो वह ऑलरेडी कई सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। उनके अगर मार्क्स देखा जाए तो 120 प्लस उन्होंने इसमें क्रैक किया है। ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बलिया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर डी लिंक्डइन है। ओके, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो वह ऑप्शन नंबर बी कलाई बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। तो दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक। ठीक है, अशोक का वृक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हुरका बॉल। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। देखो कितना एकदम फुलझड़ी वाला क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप सा है ना, ये कोई कौन नहीं जान सकता। ठीक है, तो ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये भगवान कृष्ण से संबंधित। बट आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अब जो भी नेक्स्ट एग्जाम होंगे तो उसमें अयोध्या से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। हमने अयोध्या के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जो उन फैक्ट्स को अगर आप पढ़ लेंगे ध्यान से एक बार तो आपको, मुझे लगता है कि उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि, तो दोस्तों इसके लिए आप तैयार हो जाओ कि अयोध्या से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों। तो अकबर का जो मकबरा है वह ऑप्शन नंबर बी सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर सी नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, डिमोनेटाइजेशन के नाम से। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसको क्या कहा जाते हैं, तो उसको ऑप्शन नंबर सी समेकित कंसोलिडेटेड बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है कि UPSSF का पूरा नाम बताएं दोस्तों। तो इसका जो स्पेशल नाम होगा वह क्या होगा, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स होगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित किस राज्य की एक पहल है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो क्या कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा तो वह वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर बी फिशिंग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा है ये भी बहुत शानदार बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है हमारी क्लास से सभी क्वेश्चन, क्योंकि जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है सब टोटल क्लास के हैं, टोटल
हमने इस पर डिस्कस कराया है बच्चों को कि टका निम्नलिखित किस देश की मुद्रा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश की है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, यह गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी। तो ऑप्शन नंबर सी आनंद आपको गुजरात में इसका आधारशिला रखी गई है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार है ना, खिदमतगार का संस्थापक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी डेप्थ में जाके स्टडी किया होगा तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को आप टेकल कर सकते थे। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर ए होगा इटली। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा में किस स्थान पर पहुंचा है दोस्तों। तो अब वह ऑप्शन नंबर सी कोलंबो श्रीलंका पहुंचा है। ठीक है। तो दोस्तों हमने GS के क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस किया जो बहुत ही ऑथेंटिक है और बिल्कुल आपको हूबहू ऐसे ही आंसर की आपको जो वेबसाइट में मिलेगी, आयोग की ओर से जो आपको आंसर की मिलेगी बिल्कुल आपको हूबहू यही रहेगी। ओके, तो हमने बहुत ही रिसर्च के बाद इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन से जो फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सही आंसर आपने दिया है। ठीक है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखित में से कौन सा है दोस्तों। तो वह आपको पता होना चाहिए कि वह आपका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, ईशान। ठीक है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है दोस्तों। तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी शशधर, शशिधर, चांद, शिव। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का जो इसमें चयन करना है तो आपको, तो वह आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार होगा। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। ओके, तो एक वचन में किसका होता है। ऑप्शन नंबर ए सोना होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है दोस्तों। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, संबोधन कारक। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों। तो तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर बी काज है। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, नव्य स्वर्णकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें जो पूछा है कि नलिन और राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो वह ऑप्शन नंबर बी कमल के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें जो पूछा है कि क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है। मंदिरालय, कितना साधारण क्वेश्चन पूछा है कि मंदिरालय शब्द संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा, मदिरा प्लस आलय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो अवतरण चिन्ह को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। तो वह कोष्ठक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
ओके। अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि सतसई, ठीक है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विभेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर जो आपका सही होगा वह समुच्चय बोधक विशेषण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो वह प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? बहुत शानदार है, बहुत ही आसान है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो वह ऑप्शन नंबर सी आहट है, ठीक है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर डी अभी होगा, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित में दोस्तों कौन सा समास होगा? तो वह आपका तत्पुरुष समास होगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परोक्ष का विलोम शब्द है, तो इसमें दोस्तों परोक्ष का विलोम शब्द ए भी होगा और बी भी हो सकता है। तो अब इसमें आयोग के ऊपर डिपेंड है कि वो इसको कौन सा राइट आंसर मानता है, ठीक है। तो इसमें ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। तो आपका दोनों में सही होगा, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित कौन सा है दोस्तों? तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक कंजूस होना, ओके। इसके बाद देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों क्रोध किसका है? तो वह रौद्र रस का है, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कुल 13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है दोस्तों? तो समान धर्म किस में आता है? तो आपका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार में, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्याज में नहीं है, ठीक है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आसान भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, ओके। अगला क्वेश्चन जो इसका होगा राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस वाक्य में ऑप्शन नंबर डी कर्तृवाच्य है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना, यह ऑप्शन नंबर जो आपका एक, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है जो आपको पढ़कर इसके प्रश्नों का उत्तर देना है, ओके। तो एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे। अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, ओके। क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों, है ना, इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पहला दिया गया है कि भारत लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, तो उनका राइट आंसर क्या है कि वे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। तो इसका राइट आंसर आपका आंसर डी होगा, अपने भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा कि उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों? तो यह ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, ओके। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा है कि भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर, अब तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह ऑप्शन नंबर सी होगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है
कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो वह ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी लैंग्वेज का, अंग्रेजी समाज को पढ़कर वह साहित्य जब पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है दोस्तों? तो वह आपको पता होना चाहिए, वह होगा सुशिक्षित वर्ग। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका राइट आंसर होगा इसमें वह ऑप्शन नंबर सी निषेध वाचक होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? तो समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह आपका रत्नाकर होगा। ठीक है, मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ है भेद निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो वह आपका जो राइट आंसर होगा वह बादल यज्ञ होगा। ओके, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन किए तो वह ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिनेत्री होगा। ओके, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है दोस्तों? तो वह आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र की। ठीक है, प्रेमचंद्र की एक रचना है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो किसकी शिष्या थी दोस्तों? तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह संत रैदास की शिष्या थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसमें है और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है दोस्तों? तो पश्चिमी हिंदी से जो संबंध रखती है वह ऑप्शन नंबर ए बांगरू होगा। ओके, तो दोस्तों हमारे द्वारा यह कुछ एनालिसिस किए गए कुछ बहुत ही सटीक आंसर थे जिनको हमने आपको बताने का प्रयास किया दोस्तों। और दोस्तों आपको जैसे कि उम्मीद है कि पेपर बहुत लीक हुआ है, वास्तव में हुआ है, तो हम तो यही तो हम आपके साथ हैं कि यह पेपर फिर से आपको दोबारा कराया जाए और बच्चों को इस ना भाई के जैसे जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो दोबारा इसके लिए सोचे भी ना। ठीक है, और साथ ही दोस्तों अगर आपने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेपर लीक हो जाए या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है और आप उस प्रिपरेशन के लिए काफ़ी वर्क करें कि आप बेहतर से बेहतर और अच्छा रिजल्ट आप वहाँ से प्राप्त कर सके दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे। हाँ, एक यहाँ पे बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि उनको डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप एक बार मैसेज कर दीजिए तो हम उनको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस कर देंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे आपसे न्यू लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।